देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में गठबंधन के प्रयास होते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी विफल होते हैं। या ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई गठबंधन करने का प्रयास नहीं किया होगा, कई बार होता है, कई बार फेल होता है। कई बार पंजाब में उनका गठबंधन बुरी तरह से फेल हुआ, अमरिंदर सिंह के साथ उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में यदि हम, विनीता जी, पिछला रिकॉर्ड, क्योंकि ज्यादातर पिछले आपके परफॉर्मेंस पर ही नया परफॉर्मेंस का गठबंधन या लोग आसपास साथ में लेना नहीं लेना इस पे तय होता है। मुझे लगता है कि पिछली बार की यदि हम वोट प्रतिशत देखें तो बीजेपी के कांग्रेस के पास 6-6.5% था और समाजवादी के पास 23-24% था, जो घट के अब 11% हो गया है। और कांग्रेस तो 3%, 2.5-3% पे आ गई है। तो कांग्रेस का प्रतिशत लगातार गिर रहा था। समाजवादी एक अपना तबका पकड़ के बैठी थी, 20, 26, 24, 26% उसके पास वोट प्रतिशत था। लेकिन बहुजन समाजवादी समाजवादी पार्टी को यह बात तय थी कि वो किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ कम से कम गठबंधन नहीं करेगा, क्योंकि वो 6% से उन्हें कोई बहुत ज्यादा एड ऑन होने की प्रयास नहीं था। और ये सभी लोग जान रहे थे, हम लोग भी कई बार बोल चुके थे कि कांग्रेस का प्रतिशत क्या उतना बढ़ेगा। हाँ, प्रियंका जी के रैलीज में जो भीड़ थी उससे लग रहा था कि कुछ प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जब टिकट का बंटवारा हुआ, टिकट ऐसे ऐसे लोगों को देने लगे, और यूपी की बागडोर, प्रियंका गांधी भले ही फेस हो, लेकिन पीछे जो बागडोर जिन लोगों के हाथ थी, उन लोगों ने पार्टी का पूरा सत्यानाश कर दिया। 6 से 3 पे, 2.5 पे परसेंटेज पे आ गए। दूसरी ओर यदि बहुजन समाजवादी पार्टी की राजनीति हम देखें, तो आप एक बात को समझिएगा, जो बहुजन समाजवादी पार्टी काशीराम के समय थी, उसमें और अभी के बहुजन समाजवादी पार्टी में बहुत परिवर्तन है। काशीराम के समय वो स्ट्रगलिंग पार्टी थी। उनके पास सिवाय मासबेस का कुछ नहीं था। उनके पास एक दलित, ओबीसी, जो बहुजन समाज को जोड़ने की एक प्रक्रिया थी, उसके बलबूते पे ही वो राजनीति कर रहे थे। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जो था वो जनाधार था। जनाधार तो खोने जा नहीं रहे थे। सत्ता थी नहीं। सत्ता आने के बाद सत्ता खोने का डर होता है। सत्ता आने के बाद साधन जुटते हैं, और वो साधन जब जुटते हैं तो हजारों करोड़ के साधन जुटते हैं, और फिर इसे जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। चाहे आप लोगों से डोनेशन लो या पार्टी से पार्टी में गिफ्ट लो, कुछ भी करो, लेकिन जब हजारों करोड़ के व्यवहार होते हैं, और जब आप सत्ता में 5 साल के लिए रहते हैं, तो फिर आप कई जगह चुनाव जीतने के लिए भी आपको पैसा लगता है। ये सब लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार तो होता है, पैसा तो खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई, ये योगी जी की सरकार दूध की धुली है, वहां पे भी भ्रष्टाचार हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग सत्ता में है वो कभी नहीं, कतई नहीं मानते हम भ्रष्टाचार हुए। जो लोग सत्ता से बाहर जाते फिर उनकी भ्रष्टाचार की परतें खुलने शुरू हो जाती है, और लोगों को समझ में आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत कम, ज्यादातर मैं कांग्रेस की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि नैतिकता का पैमाना देखा जाए, तो आज भी भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी की नैतिकता के पैमाने पे बाकी पार्टियों से बहुत ऊपर उठती है। क्योंकि कांग्रेस पे जब जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब तब कांग्रेस ने उसके ऊपर इंक्वायरी की और अपने मंत्री शहीद किए, इस्तीफे हुए, लोग जेल गए। ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में दिखाई देता है। बाकी लोग सत्ता में कितने भी आरोप लगे, कितनी भी, यानी कोर्ट के आरोप लगे, कोर्ट उनको प्रताड़ित, यानी कोर्ट स्ट्रिक्चर पास करे या कोर्ट उनको सजा दे, फिर भी ये कहते हैं कि हम ऊपर के कोर्ट में जा रहे हैं। अभी अंतिम अपील जब तक सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं जाती, तब तक वो आरोपी नहीं मानते। और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अक्सर देखा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि कांग्रेस जैसी ड्रॉप ऑफ द हैट लोगों को शहीद करने लगी, तो इस कैबिनेट में कई मंत्री होते, उत्तर प्रदेश में कई मंत्री होते, हर राज्य में जहां बीजेपी है कई मंत्री होते जो सत्ता से बाहर हो जाते। लेकिन कई हम्म। लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी वो फिर सत्ता में वापस आए हैं। फिर उनको लगा दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक थंब रूल बनाया है। और वो थंब रूल ये है कि जो हम करते हैं, यदि लोगों ने हमको फिर से जितवा के दिया, इसका मतलब वो सही है। वो भ्रष्टाचार हो, वो लोगों को कुचलना हो गाड़ी के नीचे, वो हम्म। बुलडोजर चलाना हो, वो महंगाई हो, वो बेरोजगारी हो, वो सभी चीजें सही मानी जाएगी यदि वो सत्ता में वापस आते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज ये रूल नहीं होता। सत्ता में आने के समीकरण कुछ अलग होते हैं, और समस्याओं का निदान करना ये बात अलग होती है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर मैं इसलिए आया था कि भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, ईडी के केसेस चल रहे हैं, सीबीआई के केसेस चल रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश का ही यदि हम एक उदाहरण लें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही बीजेपी
से इस्तीफा देके समाजवादी पार्टी के साथ हो जाते हैं, तुरंत उनका 18 साल पुराना एक केस निकलता है और उसकी एफआईआर दर्ज होती है, उस पर वारंट इशू होते हैं। और केस कौन सा था कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली देके बात की। तो यदि हिंदू देवताओं को गालियां दी, तो जब वो मंत्री थे बीजेपी में, तब वो गालियां कहां थी, या कोई फिल्टर लगा था कान पे जो उनको सुनाई नहीं दे रहा था। केस तो तब रजिस्टर हुआ था जब वो बीएसपी में थे, लेकिन उसके बाद वो इधर आ जाते हैं तो फिर वो गालियां, भगवान को गाली देने वाले भी चल जाते हैं यदि उनके पास कुछ मत है, उनके पास कुछ वोट बैंक है, यदि उनके समर्थन से सरकार में हम और कुछ आगे जा सकते हैं, जन समर्थन पे पकड़ कर सकते हैं, तो फिर भगवान को गाली देने वाले चल जाते हैं। बीजेपी को गंदी गंदी गाली देना और नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले लोग भी चल जाते हैं। तो अब नैतिकता तो कुछ रही नहीं, इसलिए मायावती जी डायरेक्ट बीजेपी में तो जा नहीं सकती थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी, लेकिन मायावती जी लगातार मॉनिटर भी कर रही थी। जो लोग बीजेपी में जाते हैं वो लोग सेफ रहते हैं, जो बीजेपी से बाहर आते हैं उनके पुरानी केसेस निकलते हैं, सारी एजेंसीज एक्टिव हो जाती है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नेता है, मराठी नेता, उनके ऊपर भी बहुत केसेस थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद पब्लिक रैली में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आराम से नींद सोता हूँ, बढ़िया नींद आती है मुझे, क्योंकि मुझे किसी भी एजेंसी का कोई डर नहीं, क्योंकि अब मैं भाजपा में आ गया। तो यदि आपको एक कवच, सुरक्षा कवच जांच एजेंसियों का लेना है, तो फिर आपको बीजेपी में जाना बहुत जरूरी है, छत में नीचे है। बहुजन समाजवादी पार्टी डायरेक्ट बीजेपी में जा नहीं सकती थी, लेकिन जिस हिसाब से चुनाव में उम्मीदवार दिए गए, जिस हिसाब से चुनाव लड़ा गया, ये बेहद ओपन सीक्रेट है कि पार्टी ने सरेंडर कर दिया था। जब पार्टी को डर है एजेंसियों का, जब जो है वो भी खोने का डर है, क्योंकि अब मायावती जी शायद इस बात को समझ आ रही थी कि अब लड़ने का कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि अपना 26% से ज्यादा वोट बढ़ेगा नहीं और हम सत्ता में वैसे नहीं आ सकते। तमाम जो समीकरण है वो बीजेपी के फेवर में जाते हुए उनको दिखाई दे, तो उन्होंने शायद इनडायरेक्ट पैक्ट किया, तो वो कांग्रेस के साथ जाना तय ही नहीं। दूसरी बात, वो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जा सकती थी? ऑलरेडी कांग्रेस ने जब अप्रोच किया होगा, क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में काम ही शुरू कर दिया जब चुनाव करीब करीब घोषित हो गए तब। उसके पहले कुछ छोट-मोट इधर उधर विजिट, एक दो वो बातें हो रही थी, या किसी इवेंट पे आ गए तो आ गए, लेकिन 6 महीने पहले से जैसे अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ा, उसके बाद तुरंत उन्होंने अपनी पंजाब में चुनाव की तैयारी शुरू की, और सबसे पहले 6-8 महीने पहले अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी का पंजाब में गठबंधन हुआ, सीटें तय हुई, और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 6-8 महीने पहले उम्मीदवार भी घोषित किए। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए ये भी एक किरकिरी की व्यवस्था होती है कि पंजाब में आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हो और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ लड़ रहे हो। एक दुविधा ये भी हो सकती है, इसलिए वो नहीं गई। कांग्रेस के पास वहां और कोई पार्टनर नहीं था। कांग्रेस जानती थी 6% वोट पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई एक बैसाखी चाहिए थी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही उनको अलग कर दिया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती थी कि कांग्रेस पूर्ण रूप से खोखली हो गई है, और शायद अखिलेश ने इस बात को समझ लिया था कि ये 6% वोट भी फिर आधा रह जाएगा, मतलब 3% पे रह जाएगा। इस वजह से वो दूर रहे, क्योंकि कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रदेश में कांग्रेस का भले ही 6% वोट हो, लेकिन जब सीटें मांगने जाते हैं तो बराबरी का सौदा करते हैं, फिर वो 100 सीटें मांगते हैं, जबकि उनकी औकात 1 या 2 सीटों की है। वो हमने देखा है, अखिलेश ने पिछली बार ज्यादा सीटें दे के खोया है। आरजेडी ने बिहार में कांग्रेस के को ज्यादा सीटें देके ही अपनी सत्ता, आती हुई सत्ता से वंचित रहे। ये तमाम बातों से बाकी नेता भी शिक्षा लेते हैं। तो मुझे लगता है मायावती को भी लगा कि मैं बीजेपी के साथ अंडर डीलिंग करने से ज्यादा फायदे में रहूंगी। आप देखिएगा, पूरा समय चला जाएगा, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में कोई केस या उनके नेता के बारे में कोई केस निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।